हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी ठुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, चैप्टर 10 बायोलॉजी का। सेल साइकिल, एम फेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सेकंड सब टॉपिक जो हम पढ़ेंगे मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। एंड थर्ड लास्ट जो हम लोग करेंगे वो होंगे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सेल साइकिल, एम फेज एंड माइटोसिस हम लोग आज करने वाले हैं, जिसके अंदर सेल साइकिल का एक ब्रीफ मिलेगा कि कौन से जो है फेजेस है सेल साइकिल के, और माइटोसिस क्या होती है, उसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सब टॉपिक से, सेल साइकिल, एम फेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, इंडीड of all living organisms. All cells they reproduce by dividing into two. एक सेल जब दो के अंदर टूटेगा तो ही तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ना। तो एक सेल जब दो में डिवाइड करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। With each parental cell giving rise to two daughter cells. हर एक पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल्स को गिव राइज करता है each time they divide. These newly formed daughter cells, they can themselves grow and divide, giving rise to a new population, and that is found by the growth and division of a single parental cell and its progeny. पहले एक पेरेंट सेल ने डिवाइड किया दो डॉटर सेल्स में, फिर डॉटर सेल ने दो सेल्स के अंदर डिवाइड किया। तो ऐसे ही जो है हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है पूरी की पूरी प्रोजेनी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन बिना सेल डिवीजन के पॉसिबल नहीं है। रिप्रोडक्शन बिना सेल डिवीजन के पॉसिबल नहीं है। द साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन दे अलाउ अ सिंगल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ मिलियन ऑफ सेल्स। एक सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ एंड डिवीजन। चाहे वो माइटोसिस से हो, चाहे वो मियोसिस से हो, जो भी प्रोसेस हो, बट एक सेल से जब मिलियन ऑफ सेल्स बन जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ एंड डिवीजन। सेल डिवीजन हम लोग उसी को बोलते हैं। तो चलते हैं आगे। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ दे टेक प्लेस। ऑल दीज प्रोसेसेस दे आर नोन एज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के अंदर जब एक सेल डिवाइड कर रहा है इनटू टू, उस डिवीजन के अंदर क्या क्या आता है, डीएनए रेप्लिकेशन आती है और सेल ग्रोथ आती है। ग्रोथ क्या होती है, एक सेल का बढ़ना। जब वो ग्रो करता है एक सेल का बढ़ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। हमारे ह्यूमंस के अंदर ग्रोथ क्या होती है, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, है ना, यही ग्रोथ होती है। तो इस ग्रोथ के लिए सेल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। जैसे अभी हमारे में जितने सेल्स है, कल को हम लोग ग्रो करें, हमारी हाइट लंबी हो, तो हाइट लंबी होने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए भी तो हमें सेल्स चाहिए। तो वो ही सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं और वो आगे ग्रोथ में मदद करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, एक से दो नहीं बनेंगे, तो कैसे ही हमारी सेल डिवीजन होगी, कैसे ही हमारी सेल डिवीजन होगी। देन हमारा आता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेल्स हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ जो है सेल ग्रोथ हो रही है, तो ही आगे जाके सेल डिवीजन होगी, है ना। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होके बहुत सारा डीएनए ऐसे ही वेस्ट पड़ा है, तो आई डोंट थिंक कोई फायदा होगा, है ना। क्या कोई फायदा होगा कि अगर डीएनए डिवाइड होके बहुत सारा ऐसे ही पड़ा है, तो कोई फायदा नहीं है। उसके पैरेलली जो है सेल ग्रोथ भी होनी चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन के पैरेलली ही जो है सेल ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड पैटर्न होता है। ये कोऑर्डिनेटेड पैटर्न होता है जिसके अंदर रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ जो है दे गो हैंड इन हैंड to ensure correct division and formation of progeny of the cell containing intact genomes. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटैक्ट जीनोम होने चाहिए। अगर जीनोम डिस्ट्रॉय हुआ तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर जीनोम डिस्ट्रॉय हुआ तो सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये सारे प्रोसेसेस तो चल ही रहे हैं, पर जो जीनोम है हमारा वो इंटैक्ट रहे, वो एक ही जगह पे जो है स्टेबल रहे, है ना, वो एक ही जगह पे हमारा स्टेबल रहना चाहिए।
सेल साइकिल क्या होता है? हमारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल ड्यूप्लीकेट्स, मतलब 1 से 2 कॉपी बनाना और 2 से 4 बनाना, 4 से 8 बनाना। एक सेल जब ड्यूप्लीकेट कर रहा है उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल साइकिल। Synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cells. Cells रेप्लिकेट कर रहा है अपने जीनोम को, ड्यूप्लीकेट कर रहा है, उसके बाद में अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी बना रहा है ना, सेल ऑर्गेनल्स को भी बना रहा है। उसके साथ साथ क्या कर रहा है? डिवीजन भी कर रहा है, सेल डिवीजन भी कर रहा है टू फॉर्म डॉटर सेल्स, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? सेल डिवीजन, सॉरी सेल साइकिल बोलते हैं, सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर डीएनए, मतलब जो अपना सेल है वो ड्यूप्लीकेट कर रहा है अपना जीनोम, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स बना रहा है और इवेंचुअली डिवाइड कर रहा है 2 डॉटर सेल के अंदर। इसे हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। Although cell growth is a continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. Cell growth, अगर हम लोग साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के बारे में बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, कि साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब वो चल रहा है। पर जो डीएनए सिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है, एक सिंगल स्पेसिफिक स्टेज पे ही हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए दे आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो हमारा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जो रेप्लिकेटेड डीएनए मटेरियल होता है वो डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसके अंदर? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक सेल जब 2 में डिवाइड कर रहा है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी तो 2 में डिवाइड करेगा, है ना, वो भी तो 2 के अंदर डिवाइड करेगा। जो न्यूक्लियाई है वो भी तो 2 के अंदर जाएगी। दीज इवेंट्स दे आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ये सारा का सारा हमारा जेनेटिक मशीनरी के अंदर आता है कि सेल साइकिल के अंदर क्या होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग अ वन स्पेसिफिक स्टेज जो डीएनए सिंथेसिस है, जबकि जो हमारी सेल ग्रोथ है, साइटोप्लाज्म कंटेंट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं उनको इक्वली डॉटर के अंदर जो है वो बांटना होता है। द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें सारे के सारे फेजेस नजर आते हैं। एस फेज, G2 फेज, G1 फेज। एस, G1, G2 हमारा आता है इंटरफेज में और उसके अलावा हमारा आता है एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो मेजर पोर्शन जो है हमारा इंटरफेज में जाता है। इंटरफेज के अंदर हमारा मेजर पोर्शन जो है सेल साइकिल का जाता है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, इट इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। These cells they divide once in every 24 hours. जो human cells है they divide once in 24 hours. However, this duration of cell cycle it can vary from organism to organism, from a cell type to different cell type. For example, यीस्ट की कितनी की होती है? 90 मिनट्स के अंदर यीस्ट अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करता है। हमें 24 आवर्स लगते हैं, पर यीस्ट जो है 90 मिनट्स के अंदर अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करता है। इंटरफेस को हम लोग देखें तो वो मेजर पार्ट होता है सेल साइकिल का। इंटरफेस के साथ साथ हमारा फिर बाद में आता है एम फेज, जो कि मियोसिस या माइटोसिस दोनों फेज को जो है डिपिक्ट करेगा। एम फेज आता है और उसके बाद में हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। ये 3 फेजेस होते हैं हमारे सेल साइकिल के। और इंटरफेस के अंदर हमारा क्या आता है? एस, G1, G2 और कई बारी G0, जो कि क्या होता है? हमारा क्यूसेंट फेज होता है। तो ये सारे फेजेस हमारे सेल साइकिल के अंदर आते हैं। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज, इंटरफेज के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हमारा माइटोसिस के अंदर आता है। सबसे पहला हमारा क्या आ जाता है? इंटरफेज आ जाता है। यहां तक क्लियर है फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। आगे चलते हैं। द एम फेज,
एम फेज क्या है, इंटरफेज के अंदर मैंने बता दिया कि एस फेज आता है, G1 फेज आता है, G2 फेज आता है, मेन हमारा होता है एम फेज। चाहे वो बहुत छोटे टाइम के लिए आता है बट एम फेज बहुत ही जरूरी होता है। इट रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स, माइटोसिस अकर्स, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को बच्चों हम लोग हमेशा जो है माइटोसिस के नाम से बोलेंगे, क्योंकि माइटोसिस हमारी क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। माइटोसिस हमारी क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि अगर एक सेल हमारा डिप्लॉयड है और उसके अंदर माइटोसिस हो रहा है, तो वो आगे जो सेल्स देगा वो भी डिप्लॉयड ही होंगे, उनकी प्लॉइडी लेवल पे कोई असर नहीं होगा, बट सेल्स का हमारा नंबर बढ़ जाएगा। तो यही हमारा किसके अंदर होता है, एम फेज यानी माइटोसिस के अंदर होता है। The interphase represents the phase between two successive M phases. दो successive M phases के बीच में हमारा आता है interphase. It is significant to note that in 24-hour average duration of the cell cycle of a human cell, the cell division properly it lasts for only about an hour. 1 घंटे के लिए होती है, जिसके अंदर हमारा बेसिकली जो है M phase जाता है। कौन सा फेज जाता है, एम फेज जाता है बेसिकली। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। इंटरफेज जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मेजर पार्ट है हमारा सेल साइकिल का, वो मोर देन 95% ऑफ द टाइम जो है ले जाता है। तो एम फेज क्या होता है हमारा, बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेजेस हमारा बीच में एक आता है एम फेज, और उसके अंदर जो है हमारी सेल डिवीजन या फिर माइटोटिक फेज भी हम उसको बोल सकते हैं। The M phase it starts with the nuclear division, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो कितने फेजेस हो गए इसके, कैरियोकाइनेसिस जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवाइड होगी, और साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगी। The interphase दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इंटरफेज हमारा रेस्टिंग फेज होता है। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू अंडरगो द सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेज के अंदर दो बेसिक पैटर्न होते हैं हमारे, एक तो सेल ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्यों, क्योंकि सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर दी एम फेज। सेल अपने आप को एम फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि आगे माइटोसिस होने वाली है, उससे पहले वो ग्रोथ कर ले, खाना पीना कर ले, और उसके बाद में रेप्लिकेशन भी कर ले। बिल्कुल रेडी रहता है, जैसे ही एम फेज आएगा हम लोग न्यूक्लियस डिवाइड करनी स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले के प्रोसेसेस जो होते हैं इंटरफेस के अंदर रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, हम लोग कहीं भी जाने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना करते हैं कि सबसे पहले हम खा लेते हैं फिर हम आगे जाएंगे। तो वो खाना क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर करना होता है किसी भी जगह जाने से पहले। तो वैसे ही सेल अपने आप को सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू जो है प्रिपेयर करता है, और ये सब हमारा किसके अंदर होता है, रेस्टिंग फेज के अंदर होता है। और उस रेस्टिंग फेज का नाम क्या है हमारा, इंटरफेज। रेस्टिंग फेज का नाम क्या है, इंटरफेज। क्लियर है यहां तक, हमें पता चल गया फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। और हमारे एम फेज के अंदर क्या क्या आते हैं, कैरियोकाइनेसिस जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। The interphase it is divided into 3 phases, G1, S and G2. G1 को जब हम एक्सपैंड करते हैं, G1 को जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो हमारा आता है गैप फेज 1। क्या आता है, गैप फेज 1। S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और गैप फेज 2। सिंथेसिस के अंदर मेन जो हमारी है डीएनए रेप्लिकेशन होती है। सिंथेसिस फेज के अंदर हमारी डीएनए रेप्लिकेशन होती है। क्लियर है यहां तक, गैप फेज 1 और गैप फेज 2 में ग्रोथ होती है, और मेन रेप्लिकेशन हमारी एस फेज के अंदर होती है, सिंथेसिस फेज के अंदर। द G1 फेज और द गैप फेज 1 इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। गैप फेज 1 किसके बीच का इंटरवल हो जाएगा हमारा, एस फेज के बीच का और हमारा जो माइटोसिस है उसके बीच का। ड्यूरिंग द G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। जब मैंने बता दिया कि रेप्लिकेशन हमारी कब होती है, रेप्लिकेशन हमारी होती है एस फेज में, तो G1 और G2 में क्या होगी, ग्रोथ होनी चाहिए सेल की, ग्रोथ
ऑफ द सेल। तो वैसे ही इसके अंदर लिखा है कि सेल इस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है, कंटिन्यूसली वो ग्रो भी कर रहा होता है, पर वो अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। देन हमारा सेकंड आता है एस और सिंथेसिस फेज। इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इसके अंदर ही जो हमने मॉल बायो के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा है वो इसी के अंदर होता है। एस फेज के अंदर हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। डीएनए अमाउंट जो है हर सेल के अंदर जो है वो डबल कर जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C। तो ये बहुत ही बारी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि एस फेज के अंदर अगर कोई सेल है जिसके अंदर इतना कंटेंट है, डीएनए का कंटेंट बता देंगे डीएनए का, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ एस फेज कितना कंटेंट होगा, तो उसे हम 4 इंटू कंटेंट कर देंगे। जितना भी कंटेंट होगा 4 इंटू कंटेंट हो जाएगा, और सिंथेसिस फेज में आने से पहले होगा उसका 2C। तो डीएनए कंटेंट जो है इसके अंदर डबल हो जाता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर हमारा जितना है उतना ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ डीएनए कंटेंट बढ़ेगा। If the cell has diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome it remains the same 2n। तो क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, डीएनए कंटेंट कितना होगा। तो क्रोमोसोम नंबर हमारा जो है सेम रहेगा, पर जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। In animal cells, during the S phase, the DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. During the G2 phase, the proteins are synthesized in preparation for mitosis, while cell growth it continues. तो हमें पता चल गया कि सेंट्रियोल जो है वो ड्यूप्लीकेट कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और डीएनए कहाँ पे रेप्लिकेट करता है, हमारा न्यूक्लियस में करता है। तो ये सब हमारा क्या होता है एस फेज के अंदर। सिंथेसिस फेज के अंदर हमने क्या क्या देख लिया, सिंथेसिस फेज के एक बार हम लोग पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कंटेंट इट डबल्स, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, और फोर्थ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। तो मेन हमारा इंटरफेस के अंदर कौन सा फेज हो गया, सिंथेसिस फेज, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एस फेज। यही हमारा मेन है, यही हमारा मेन फेज है जो कि इंटरफेस के अंदर होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आते हैं। तो ड्यूरिंग द G2 फेज के अंदर क्या होता है, हमारे सिर्फ प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, बाकी हमारा सेल ही ग्रो कर रहा होता है और कुछ नहीं होता G2 फेज के अंदर। Some cells in the adult animals they do not appear to exhibit division। डिविजन किस में नहीं होती, हमारे हार्ट सेल्स में नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आ सकता है कि किसके अंदर हमारी डिविजन एग्जिबिट नहीं होती है, हार्ट सेल्स। एंड मेनी अदर सेल्स दे डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट वुड हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। These cells that do not divide further, they exit the G1 phase to enter an inactive stage called G0 phase। ये एक additional phase होता है हमारा G0 phase, जिसके अंदर जो सेल अगर डिवाइड नहीं करना चाहता है, जैसे कि हार्ट सेल्स हैं, वो G1 फेज के बाद उस क्यूसेंट स्टेज के अंदर चले जाएंगे, उस क्यूसेंट स्टेज के अंदर चले जाएंगे कि हमने आगे और जो है डिवीजन नहीं करनी है। क्यूसेंट स्टेज कौन सी होगी, हमारी G0 स्टेज। कौन सी स्टेज है हमारी, G0 स्टेज। Cells in this state they remain metabolically active but no longer proliferate। वो अपनी कॉपीज नहीं बनाते हैं, proliferation नहीं करते हैं, unless called on to do so depending on the requirement of the organism। अगर जरूरत पड़ी तो उनको G0 फेज से बुला के फिर S फेज के अंदर डाल दिया जाता है। तो G1 से एग्जिट कर जाते हैं जिन सेल्स ने जो है डिवाइड नहीं करना होता है, और वो किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, G0 यानी क्यूसेंट स्टेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। पर अगर उनकी डिवीजन की जरूरत पड़ती है तो उनको G0 से बुला के वापस से S फेज के अंदर डाल दिया जाता है।
In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, उन्हीं के अंदर हमारी जो है माइटोसिस देखी जाती है. There are a few exceptions to where haploid cells they divide by mitosis. फॉर एग्जाम्पल मेन हनी बीज. बहुत कम ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और वो माइटोसिस से डिवाइड करे. बहुत कम ऐसे सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल मेल हनी बील्स, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, इसलिए वो माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं. बाकी जो हमारा माइटोसिस होता है वो किसके अंदर होता है, डिप्लॉइड के अंदर, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है हमारा माइटोसिस. और किसके अंदर होता है, बेसिकली सोमैटिक सेल्स के अंदर ही होता है. किसके अंदर होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है. Since the number of chromosome in the parent and the progeny cells it is the same, it is also called as equational division. क्योंकि ये प्लॉइडी लेवल को रिटेन करता है. माइटोसिस से एक सेल से दो सेल बनते हैं. तो ये क्या करेगा, अगर ये 2n है, हमारा पेरेंट जो है वो 2n है, तो वो आगे जो प्रोजेनी है उसे भी डिप्लॉइड ही देगा. वो जो प्रोजेनी हमारी है वो भी आगे जो है डिप्लॉइड ही आएगी. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि ये प्लॉइडी लेवल को रिस्टोर कर रहा है. दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. और इसके बाद हमारी क्या आती है, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन. It is very essential to understand that cell division is a progressive process. ये progress करता है and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. बिल्कुल हमें clarity नहीं बता सकते कि हाँ ये चीज़ होगी तो इसके बाद में ही अगली चीज़ होगी. कई बारी mix भी हो जाती है, कई characteristics जो है वो overlap भी कर जाते हैं. तो ये नहीं है कि हाँ very clear cut line जो है हम लोग draw कर रहे हैं. क्लियर कट लाइन हमारी कभी भी ड्रॉ नहीं होती बिटवीन ऑल दीज प्रोसेसेस. हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये प्रोसेस इसके बाद खत्म हो जाता है और इसके बाद में हमारी दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है. तो इट इज व्हाट, इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस. कैरियोकाइनेसिस को हमने कितने में डिवाइड किया है, 4 फेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. और उसके बाद में हमारा आता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जो कि हमारी है साइटोकाइनेसिस. तो माइटोसिस क्या होती है, हमारी इक्वेशनल डिवीजन होती है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्लॉइडी लेवल हमारा रिस्टोर हो जाता है. प्लॉइडी लेवल वही रहता है जो पेरेंट के अंदर होता है, वही आगे हमारे ऑफस्प्रिंग्स में आ जाता है. प्रोफेज, सबसे पहले फेज पे अगर हम चले, इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मैटर. जो क्रोमोसोम्स बिल्कुल ही फैले हुए थे उनका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है. वो थोड़े से डार्क अपीयर होने लग जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं साइन. The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. The centrosome, जिसके अंदर डुप्लीकेशन हुई थी इस फेज के अंदर, now begins to move towards the opposite poles. तो आप देख सकते हो ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम की क्या हुई थी, डुप्लीकेशन हुई थी, तो वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाता है. साथ के साथ जो क्रोमैटिन है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो अनटैंगल करते हैं अपने आप को और वो छोटे हो जाते हैं साइज में, थोड़े डार्क अपीयर करने लग जाते हैं. तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है और सेंट्रोजोम्स जो है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं. तो इसका मेन की क्या हुई, सेंट्रोसोम दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. ये हमारा सेकेंड हो गया. फर्स्ट, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड, ये फर्स्ट हो गया. क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल होगा और क्रोमैटिन जो है कंडेंसेशन होगी. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड है हमारा, दे मूव टू द क्रोमैटिन इट मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज, दिस कैन बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट. कंप्लीशन क्या होगी, सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस कर जाएगा. क्रोमोसोमल मटेरियल हमारा जो है कंडेंस करेगा टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम. कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं, तो कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स. क्रोमोसोम्स के अंदर कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, हमारे 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जो कि सेंट्रोमियर से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. ये जो होता है हमारा, ये बीच वाला पार्ट, ये हमारा सेंट्रोमियर होता है. दूसरे कलर से करती हूँ जिससे कि आपको विजिबल रहे.
सेंट्रोमियर होता है ये बीच वाला पार्ट, इसी से जो है हमारे दो क्रोमैटिड्स जो है आपस में लिंक्ड रहते हैं। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज इट बिगन्स टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, मतलब एक ऊपर एक नीचे, है ना, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है हमारा सेंट्रोसोम मूव करने लग जाता है। ईच सेंट्रोसोम इट रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एस्टर्स। सेंट्रोसोम्स क्या निकालते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या निकाल रहे हैं? ये एस्टर्स निकाल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को निकाल रहे हैं, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स को निकाल रहे हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर्स बोलते हैं। The two asters they together with spindle fibers forms mitotic apparatus। एस्टर के साथ, दो एस्टर के साथ जब माइटोटिक स्पिंडल एसोसिएट हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोटिक apparatus। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म सबसे पहले हमें आई, माइटोटिक apparatus। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू एस्टर्स विद माइटोटिक स्पिंडल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोटिक apparatus। माइटोटिक apparatus। तो इसके अंदर हमने दो प्रोफेज के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो अपीयर होते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता है, दूसरा सेंट्रोमियर, हमारा जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट कर जाएगा और वो मूव करेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, और उसके अंदर से निकलेंगे एस्टर्स, जो कि आगे माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल्स के साथ, मतलब माइटोटिक स्पिंडल्स के साथ एसोसिएट करके बनाएंगे हमारा माइटोटिक apparatus। तो प्रोफेज क्लियर है? आई होप क्लियर होगा प्रोफेज, क्योंकि बहुत इजी है, मतलब थोड़ा सा रिमेंबर करना है कि हाँ इसके अंदर क्या हो रहा है, देन सीक्वेंशियल मैनर में एक रिमेंबर हो जाता है। मेटाफेज क्या है? इट इज द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ऐसा कुछ नजर आता है हमें मेटाफेज के अंदर। जो न्यूक्लियस के आसपास हमारा वो होता है ना मेम्ब्रेन, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस विच इज मेटाफेज। बच्चे मेटाफेज जो होता है ना, हमारा बेस्ट फेज होता है टू व्यू क्रोमोसोम्स, क्योंकि इस टाइम पे पूरे ही अपने फैले हुए पोजीशन में होते हैं, पूरे अपने रिलैक्स स्टेट में होते हैं, और सारे के सारे क्रोमोसोम जो है इस टाइम पे विजिबल होते हैं। तो मेटाफेज जो होता है वो बेस्ट फेज होता है, जिस टाइप पे हम कैरियोटाइपिंग करते हैं या फिर क्रोमोसोम्स देखते हैं, तो वो मेटाफेज फेज पे ही देखते हैं। Hence, the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. At this stage, the metaphase chromosome is made up of two sister chromatids. मैंने बताया कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? दो सिस्टर क्रोमैटिड, और वो सेंट्रोमियर से जॉइंट हैं। Small disc-shaped structure at the surface of the centromeres are called kinetochore। सेंट्रोमियर्स के आसपास जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे माइटोटिक स्पिंडल आके अटैच करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। These structures they serve as the sites of attachment for spindle fibers to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell। क्लियर है यहाँ तक? मेटाफेज के अंदर क्या है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से जो है टूट जाती है, और उससे हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। सबसे बेस्ट फेज होता है टू स्टडी द क्रोमोसोम्स एंड द कैरियोटाइप। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है वो प्रोमिनेंट दिखता है, उसके आसपास काइनेटोकोर होता है, जिससे कि स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, small disc-shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores। These structures they serve as the site for the attachment of spindle fibers। The plane of alignment of the chromosomes at the metaphase is known as the metaphasic plate। जो आप यहाँ पे प्लेट देख रहे हो, ये जो है, ये जो चीज है, इसे हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, क्योंकि मेटाफेज के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम जो है सेंटर में आके उसी मेटाफेजिक प्लेट पे आके अलाइन हो जाते हैं, और उनके सेंट्रोमियर से ज्वाइन होने लग जाते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स, जो कि सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं, सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं। द की फीचर्स ऑफ द मेटाफेज आर, फर्स्ट द स्पिंडल फाइबर्स दे अटैच टू द काइनेटोकोर्स। Then the chromosomes they are moved to the spindle equator and they get aligned along the metaphasic plate through the spindle fibers to both the poles। इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं?
कि सबसे पहला जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर पे जाके अटैच हो रहे हैं, हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाके अटैच हो रहे हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर मेटाफेजिक प्लेट पे आके अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो यही दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेटाफेज के हैं। और इस टाइम पे बेस्ट कैरियोटाइप आता है, बेस्ट कैरियोटाइप आता है क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। अगर हम किसी और फेज के अंदर देखें तो वो बिखरे हुए दिखेंगे पूरे सेल में, पर इस फेज के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है हमारे एक ही सेंटर अलाइनमेंट फॉलो करते हैं और वो बीच में आके अलाइन हो जाते हैं और वो प्रॉपरली जो है विजिबल होते हैं। एनाफेज, प्रोफेज हो गया, बेटाफेज हो गया, फिर आता है हमारा एराफेज। As each chromosome it moves away from the equatorial plate। बीच में जो क्रोमोसोम्स आए हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ अब मूव करेंगे। देखो कैसे वो मूव कर रहे हैं। मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पे थी, बट स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम्स को अलग अलग करके दोनों क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर रहे हैं और अलग अलग पोल्स की तरफ खींच रहे हैं। तो यही होगा इसके अंदर, एनाफेज के अंदर, कि द सेंट्रोमियर्स द स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड्स सेपरेट। एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड्स होते हैं, एक ये वाला क्रोमैटिड, एक ये वाला क्रोमैटिड। तो एनाफेज के अंदर वो दोनों के दोनों क्रोमैटिड जो है सेपरेट हो जाएंगे और दे मूव टू द ऑपोजिट पोल। तो एनाफेज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। स्पिंडल्स जो है क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींच रहे हैं। लास्ट फेज है हमारा कैरियोकाइनेसिस का टीलोफेज। द क्रोमोसोम्स दे क्लस्टर एट द ऑपोजिट स्पिंडल पोर्स। अब आप देख रहे हो कि वो दोनों के दोनों जो है अलग अलग पोर्स पे चले गए, दोनों तरफ जो है क्रोमैटिड्स चले गए, तो वो स्पिंडल के तरफ जो कॉर्नर है उसकी तरफ पे क्लस्टर करेंगे दोनों साइड पे। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स डेवलपिंग। न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा देखो डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप कर रहा है, फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फॉर्म होते हैं। जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है कि टीलोफेज के अंदर क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है, जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाके क्लस्टर कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर की तरफ, और हमारा गोल्जी बन गया है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया है और न्यूक्लियोलस बन गया है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं हमारे, 2 डॉटर सेल्स जो है माइटोसिस के बाद में यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में क्या होगा, सेल जो है डिवाइड कर जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का सेपरेशन हो रहा है इनटू 2, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, फरो डेवलप्स दैट ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंट्स द सेंटर। साइडों से जो है एक फरो आना शुरू होता है, साइड से फरो आना शुरू होता है और वो बीच में आके जो है डिवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म को इनटू 2। अगर ये 2 सेल्स हैं तो यहां से फरो आना शुरू होगा, साइड से आना शुरू होगा और बीच में आके जो है वो डिवाइड कर देगा। मतलब डायरेक्शन ऐसे रहती है फरो के आने की एनिमल सेल के अंदर। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर। ये एनिमल का हो गया, तो प्लांट्स के अंदर सेंटर से स्टार्ट होके इस तरफ जाती है, सेंटर से स्टार्ट होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाती है टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। जो ये वॉल्स डेवलप हुई है यहाँ पे मीट करने के लिए वो इस साइड पे जाती है। The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella between the walls of the 2 adjacent cells। तो सबसे पहले क्या होता है साइटोकाइनेसिस के अंदर कि प्लांट सेल्स जो होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर क्या होगा कि सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा साइड्स में, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा साइड्स में, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन साइड्स में कैसे होगा, सेंटर से मूव करेगा वो साइड की तरफ, सेंटर से मूव करेगा साइड की तरफ। पर एनिमल सेल्स के अंदर, फरो के अंदर क्या होगा, वो साइड से मूव करके बीच में आएगा। तो एनिमल सेल्स के अंदर फरो होता है और प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होता है। In some organisms the karyokinesis it is not followed by the cytokinesis, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस भी बोलते हैं।
एंडोमाइटोसिस भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, बल्कि उसका जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से 4 में हो रहा है, पर सेल डिवाइड नहीं हो रहा। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं आ रही, सिर्फ साइटोकाइनेसिस मतलब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस पे जो है सेल चल रहा है। उसमें क्या होता है, सिंक्शियम बनता है, सिंक्शियम बनता है, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है हमारा कोकोनट के अंदर, उसके अंदर एंडोमाइटोसिस होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करती, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फरो होता है और प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट होती है, जो सेल स्टार्ट बीच से रेडिएट करता है टूवर्ड्स आउटसाइड, और इसके अंदर क्या होता है, साइड से आता है, इसके अंदर साइड से आता है। लास्ट टॉपिक हम लोग कर लेते हैं अब, सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। डिप्लॉयड पेरेंट सेल है तो उससे डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनेगा विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो आइडेंटिकल रहेगी। तो क्या करता है, ये ग्रोथ करता है ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर मल्टीपल सेल्स है, वो कैसे हैं, एक सेल जो है माइटोसिस से ही डिवाइड कर रहा है और उसी से हमारी ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल्स में मदद करता है। इट रिजल्ट्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जब सेल ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए, क्या होता है, माइटोसिस आता है, माइटोसिस आता है। A very significant contribution is the cell repair. जब हम सेल रिपेयर की बात करते हैं तो जब हमारा कोई स्किन छिल जाती है तो दोबारा हमारी स्किन कैसे रीजनरेट करती है, बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स विच इज नोन एज माइटोसिस। तो माइटोसिस की वजह से ही हमारे सेल्स जो हैं वो रिपेयर करते हैं, हमारी स्किन की रीजनरेशन होती है। The cells of the upper layer of the epidermis, cells with the lining of the gut and blood cells, they are being constantly replaced. हमारे यहाँ के cells, हमारे blood cells, हमारे lining of the gut जो है constantly repair होती रहती है। Mitotic division in the meristematic tissues, the apical and the lateral cambium, they result in the continuous growth of plants. Meristematic tissue के अंदर भी क्या होता है, हमारी mitotic division होती है, तभी तो plant की growth होती है। अपाइसिस पे जो present होती है तभी तो हमारी plant की growth होती है। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़े हैं phases of the cell cycle। कितने phases हैं हमारे cell cycle के, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में हमारे क्या क्या आते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सेल ग्रोथ हमारी G1 गैप फेज 1 एंड G2 फेज गैप फेज 2 के अंदर होती है, पर DNA जो रेप्लिकेट करता है वो हमारा M फेज यानी कि माइटोटिक फेज के अंदर, सॉरी S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज के अंदर करता है हमारा DNA रेप्लिकेट। इंटरफेज के बाद हमारा आता है क्या, हमारा आता है M फेज। M फेज के अंदर 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करती है, साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करती है। तो कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस होते हैं हमारे, कैरियोकाइनेसिस के हमारे फेजेस होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज से अगर हम स्टार्ट करें तो प्रोफेज के अंदर जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है, और जो हमारे सेंट्रोजोम होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रोजोम्स क्यों जरूरी होते हैं, हमारे सेंट्रोजोम्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि उसके अंदर से निकलते हैं हमारे माइटोटिक स्पिंडल एंड एस्टर्स, जो कि जाके सेंट्रोमियर पे अटैच करते हैं आफ्टर स्पिंडल फॉर्मेशन। प्रोफेज के बाद हमारा आता है एनाफेज, प्रोफेज के बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज हमारा बेस्ट फेज होता है टू व्यू द क्रोमोसोम्स। मेटाफेज हमारा बेस्ट फेज होता है टू व्यू द क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट के अरेंज हो जाते हैं, बीच में इक्वेटोरियल प्लेट एक आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, जिसके ऊपर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सारे अलाइन हो जाते हैं, और उनके सेंटर जो उनका काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर के आसपास जो है काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, उससे हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं ऑपोजिट पोल के, और वो अलाइन कर देते हैं क्रोमोसोम को। तभी जो हमारा बेस्ट फेज होता है फॉर स्टडिंग द कैरियोटाइप ऑफ अ पर्सन हमारा मेटाफेज होता है। नेक्स्ट मेटाफेज के बाद हमारा आता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर हमारे क्रोमैटिड्स जो हैं, जो क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमैटिड्स होते हैं वो ऐसे सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं स्पिंडल फाइबर से।
देन टेलोफेज हमारा लास्ट फेज होता है, जिसके अंदर जब क्रोमैटिड्स जो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं वो वहां पे जाके क्लस्टर कर लेते हैं स्पिंडल्स के पास में, और इसके बाद में हमारा साइटोकाइनेसिस आ जाता है। जो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होती है फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द एंड, और एनिमल सेल्स के अंदर फरो आता है फ्रॉम द साइड टुवर्ड्स द सेंटर। फिर हमारा सिग्निफिकेंस क्या रहता है, ये रिस्टोर करता है हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो सेल जब डिवाइड करता है उसमें, उसके बाद में क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। देन सेल रिपेयर करता है लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स, ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टेंटली जो है रिप्लेस होते रहते हैं। माइटोटिक डिविजन्स हमारी कब होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होती हैं, तभी तो जाके हमारी प्लांट जो है वो ग्रोथ कर पाता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल अड्डा 24/7 स्कूल को, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस और उसका सिग्निफिकेंस। इक्वेशनल डिवीजन हमने देख लिया, बट अब हमने देखना है रिडक्शनल डिवीजन, जो कि हमारे जर्म सेल्स के अंदर होता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।